हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में आज ही जानेंगे हम कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विनाश कैसे होता है। ठीक है। साथ ही दोस्तों, तारे से संबंधित एक बहुत अच्छा टॉपिक है ब्लैक होल, और पेपर में कई बार आया हुआ उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो तारे जैसे कि आप जानते हैं वो चमकते हैं, है ना। आपने देखा होगा उनमें खुद का प्रकाश होता है। और वो प्रकाश किस कारण से है? जिस कारण से सूर्य में है। सूर्य में किस कारण से है? क्योंकि सूर्य भी एक तारा, आपको ध्यान रखना है। और सूर्य में होती है नाभिक के संलयन, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर नाभिक के संलयन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा हम देर लगाएंगे नहीं। हाँ, तो दोस्तों हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड, अर्थात जब ब्रह्मांड का विकास हो रहा था, स्टार्टिंग के ब्रह्मांड में जो ऊर्जा व पदार्थ थे उनका वितरण असमान था। कहीं ज़्यादा थे, कहीं कम थे। जब वितरण असमान था तो इसलिए उनका घनत्व भी असमान था। ठीक है। घनत्व असमान था तो गुरुत्वाकर्षण बल भी उनका असमान था, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का संकेंद्रण हुआ। ठीक है। संकेंद्रण क्या? एकत्रीकरण हुआ बड़े पिंडों की ओर को छोटे छोटे। भाई ये छोटा पिंड है और ये बड़ा पिंड है और ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी और ये अपनी ओर इसको खींच लेगा। तो इससे क्या हुआ? पदार्थों का संकेंद्रण या एकत्रीकरण हुआ। यही केंद्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल। तो ये जब विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे उनका संचयन से ही आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, जिसे नीहारिका भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आगे अब हमारा इसी में है। हाँ, तो दोस्तों आकाशगंगा के घूर्णन से, है ना, आकाशगंगा जो बनी उनके घूर्णन मतलब घूमना, ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिक के संलयन शुरू होता है। ठीक है। जैसे ही आकाशगंगा का घूर्णन हुआ, घूमना, तो जो गैस हैं वहाँ पे विद्यमान ब्रह्मांड में, उनका मेघ प्रभावित हुआ, जिससे क्या हुआ? परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिक के संलयन शुरू हो गया। ठीक है। किसके केंद्र में? आकाशगंगा के केंद्र में। जिससे गैस के झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। जो गैस के झुंड थे वो बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन गैस से बने बादल, जिन बादलों से तारों का निर्माण हुआ, उन्हें स्लेटर नर्सरी कहा गया। तो स्लेटर नर्सरी क्या है, आप ये भी समझ में रखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आदि तारा क्या होता है? तो आदि तारा, आदि का मतलब ही प्रारंभ होता है, अर्थात तारे की जो प्रारंभ स्थिति है उसको आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण, है ना, तो जो हाइड्रोजन भाई नाभिक के संलयन हो रही है उसके केंद्र में हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन कभी ना कभी तो समाप्त होगा। तो समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है। केंद्रीय भाग तारे का, ठीक है, जो अंदर का बीच वाला भाग है। ठीक है। किंतु इसकी बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, अर्थात नाभिक के संलयन की प्रक्रिया जारी रहती है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में, जो हीलियम बची रह गई वो कार्बन में, और कार्बन भारी पदार्थों में जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है, जिससे तारों में तीव्र विस्फोट होता है। तीव्र विस्फोट क्यों होगा ये? क्योंकि भैया ये जो स्टार बना हमारा तारा, देखो ये तो मैंने छोटा सा बनाया, वो बहुत बड़ा है। हीलियम जब खत्म हुई तो उस हाइड्रोजन जब समाप्त हुआ तो जो हीलियम बची, उस हीलियम, वो हीलियम कार्बन में बदली और कार्बन ठोस पदार्थों में बदला। जब कार्बन ठोस पदार्थों में बदला, और वो ठोस पदार्थ जो है केंद्र में जाके एकत्रित होंगे, क्योंकि वो ऊपर तो तैरेंगे नहीं। जब ये केंद्र में जाके एकत्रित हुए ठोस पदार्थ, तो यहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
बाहर घनत्व कम, यहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इसलिए विस्फोट हुआ क्योंकि आंतरिक दाब ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और उसको कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। चलिए, तो तारों के रंगों से उनकी आयु का हम पता कर सकते हैं और वही दिया है। तो तारे का जो नीला या सफ़ेद रंग होता है वो युवावस्था। अगर तारे का रंग नीला या सफ़ेद रंग का है तो अभी समझो तारे का निर्माण हुआ है वो अपनी युवावस्था में है। और यदि पीला या नारंगी है तो वह अपनी प्रौढ़ावस्था में है, जैसे कि सूर्य। और लाल रंग है यानी कि रक्तदानव है तो वृद्धावस्था में है, अर्थात वो समाप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें तारों से संबंधित एक बहुत अच्छा टॉपिक है चंद्रशेखर सीमा, इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। तो चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो एक वैज्ञानिक हुए हैं चंद्रशेखर, और ये भारतीय थे, फिर बाद में जाके अमेरिका में बस गए, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है। और इन्होंने ही चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने चंद्रशेखर सीमा बताई 1.4 ms। ms का मतलब है मास, यानी कि मास ऑफ सन, यानी कि सूरज का द्रव्यमान, ठीक है, जहाँ ms सूर्य का द्रव्यमान है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो रक्त दानव तारा जो है वो अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर, उसके अंदर जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको समाप्त करके वो श्वेत वामन में बदल जाता है, ठीक है। और जिसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। श्वेत वामन जो बना है ना लाल रक्त दानव से, श्वेत वामन बना, श्वेत वामन जब ठंडा होता है तो ये काला वामन में बदल जाता है ना। इतनी बात समझ में आ गई। यदि 1.4 ms अर्थात चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान है तारे का तो मुक्त रूप से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जो पिंड बचा काला वामन, अगर उसका द्रव्यमान अधिक है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो बाहर चले जाएंगे और वो उसमें जो है न्यूट्रॉन शेष रह जाएंगे तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, ठीक है, तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा असीमित शुक्लन होती है, उसमें द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्यमान युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आ गया आपका ब्लैक होल, ठीक है। अगले पेज पे हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान ये रखना है कि न्यूट्रॉन तारों से ही ब्लैक होल का निर्माण होता है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए, तो दोस्तों ब्लैक होल ये समझ लो एक तारे की मृत्यु के बाद बनता है। सबसे पहली बात, न्यूट्रॉन तारा की मृत्यु के बाद ही बनता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन नहीं तो आप सिंपल याद रखें, जब तारे की मृत्यु हो जाती है तभी ब्लैक होल बनता है, ठीक है। और ब्लैक होल एक ऐसा स्थान होता है अंतरिक्ष में, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति असीमित होती है, और इतनी असीमित होती है कि अगर वहाँ टॉर्च भी मारोगे ना तो उसका भी परावर्तन अर्थात प्रकाश लौट के नहीं आ पाएगा, वो भी उसी ब्लैक होल में समा जाएगा। कहने का मतलब ये है ब्लैक होल के अंदर इतनी विशाल शक्ति में गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों कि अगर आप यहाँ से कुछ भी चीज़ इसके पास से गुजरेगी वो ब्लैक होल में समा जाएगी, कुछ भी, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। ये रहा, किसी भी वस्तु का अगर पलायन यहाँ से हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब है नहीं हो सकता, कोई भी वस्तु इसके पास से नहीं गुजारी जा सकती, क्योंकि अगर गुजारेंगे तो वो उसमें जाके समा जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसका बहुत ज़्यादा है। तीसरा, जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट के कारण ब्लैक होल का निर्माण होता है। वही चंद्रशेखर सीमा वाली बात आ गई है, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक नंबर में कभी कभी परीक्षा में आती रहती हैं, तो उनको हमें समझ लेना है। जैसे नक्षत्र, तो नक्षत्र जो भारतीय पद्धति या आश्रम पद्धति है उसमें तो 28 बताए गए हैं, लेकिन साइंस के मुताबिक
निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम नक्षत्र कहा जाता है और इनकी संख्या जो है 27 है। नक्षत्र दिवस जो है 23 घंटे 56 मिनट का होता है और यहाँ से लीप ईयर की शुरुआत भी मानी जाती है। इसी प्रकार से तारामंडल, तारामंडल क्या है? तारामंडल का ये माना जाता है कि सुसज्जित हैं एक तरीके से आकाश में, ठीक है, तारों का समूह, उनको तारामंडल कहा जाता है। तो ये कहीं कहीं 88 मिलता है, कहीं कहीं 89 भी मिलता है क्या आंसर? तो ज़्यादातर 88 ही मानते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, ठीक है। धूमकेतु क्या होते हैं दोस्तों? तो धूमकेतु भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो आज आप सब जान लोगे, उल्का, उल्का पिंड, उल्कास्म, धूमकेतु, पुच्छल तारा क्या होता है, सारी चीज़ें जान लोगे, ठीक है। तो धूमकेतु ये गैस, बर्फ, धूल, कण के संग्रह हैं जो आकाश में चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। कभी कभी हम आकाश में लेटे, आकाश में नहीं, हम छत पर लेटे हुए हैं और हम आकाश में देखते हैं कि चमकीली कुछ गेंद की तरह सी इधर से इधर घूम रही हैं। हमने देखा था, हम 2012 में अपने हॉस्टल में रहते थे, उस समय अपने विद्यालय के ही एक कमरा था, हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते थे। तो उसमें दोस्तों तब हमने देखा था, एक आती थी और एक चली जाती थी, फिर एक आती थी, फिर दूसरी आ जाती थी, इस तरीके से होता था। तो चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। और इनकी जो खोज की थी सर्वप्रथम वो एडमंड हेयक ने की थी। एक धूमकेतु ही है जिसका नाम है हेलो धूमकेतु, और इसकी विशेषता ये है कि ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। और इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हेली धूमकेतु जो है वो अगली बार कब दिखाई देगा? तो ध्यान रखना 2062 में दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने वर्ष बाद दिखाई देता है ये भी याद रखना, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे देखो पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारा क्या है? सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य, ये जब धूमकेतु जो है, जब ये धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है तो धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है, ठीक है। जब ये सूर्य के पास पहुंच जाता है चलता हुआ, क्योंकि इनकी दिशा पथ तो निश्चित होते नहीं हैं, तो जब पहुंच जाता है तो गैसों को, इसका ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है जो इस तारे की पूंछ का निर्माण करती है। भाई जब वो चलता है तो वो जलती हुई इसी पीछे को दिखाई देती है, इसी को पुच्छल तारा कहा जाता है, ठीक है। आगे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारा हमारा सूर्य है। पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। वे तारे जिनके प्रकाश सूर्य से कम होते हैं उन्हें वामन तारा कहते हैं। ऐसे ही अब दोस्तों आ जाओ, क्षुद्र ग्रह क्या है, ये भी हमें समझना है क्योंकि ये भी उल्का से संबंधित है। देखो क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले ठोस खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं जिनका पथ निश्चित नहीं है। देखो ध्यान रखना, जो मंगल हैं, बृहस्पति हैं, पृथ्वी हैं, जितने 8 ग्रह हैं उनका पथ निश्चित है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पथ निश्चित है, उन्हें कैसे घूमना है, उसी पथ पे वो पूरे वर्ष भर घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। अर्थात वो अपना रास्ता छोड़ के किसी ग्रह से नहीं टकरा सकते। और ग्रहों को मानने की ये सबसे पहली शर्त मानी जाती है, ये समझ लीजिए आप कि इनका पथ निश्चित होना चाहिए। यम को जो निकाला गया एक वजह यह भी थी, ठीक है। और तो मंगल, क्वेश्चन ये भी आता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। इनका पथ निश्चित नहीं है, अतः पृथ्वी या अन्य ग्रह से ये टकरा जाते हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर गिरा है और कहाँ? भारत में, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। ये माना जाता है कि जो लोनार झील है वो क्षुद्र ग्रह के बनने से ही बनी है। अर्थात क्षुद्र ग्रह ऊपर से गिरा, उसमें खड्डा हो गया, उसमें पानी भर गया तो उसे लोनार झील बन गई, ठीक है। कुछ और थोड़ा फैक्ट है। फोरवेस्टा क्या है? खुली आंखों से देखा जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। और सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो था उसका नाम सिरस था, ठीक है। बस थोड़ा सा और है, क्या है दोस्तों? उल्कापिंड, ठीक है। क्या है? हाँ, उल्कापिंड। तो उल्का क्या है? अभी देखो, जो सबसे हमारा लास्ट का ग्रह है, बीएसपी नेता मायावती एमबी ग्रहों पर सेब खाती हैं, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये जो हमारे 8 ग्रह हैं इनमें सबसे लास्ट का है वरुण। तो वरुण ग्रह के बाद एक क्यूपर बेल्ट पाई जाती है,
ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यूपर बेल्ट क्या है, तो क्यूपर बेल्ट में भी ध्यान रखना हमारे सौरमंडल का आखिरी छोर है, क्योंकि हमारा सौरमंडल तो वरुण ग्रह तक है। अभी आप आगे समझ जाएंगे, मैं इसको बता भी दूंगा। और उसमें भी असंख्य लाखों पिंड हैं, लाखों अरबों करोड़ों, और उनकी भी ये विशेषता होती है कि वे भी अपने पथ भूल जाते हैं। तो उल्का क्या है, तो क्यूपर उस, अब वो जो जिस बेल्ट में पाए जाते हैं, जैसे ये वरुण ग्रह है, यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये वरुण हो गया। अब इसके बाद में ये जो पट्टी है ये है कुइपर बेल्ट, और इस कुइपर बेल्ट में लाखों करोड़ों अरबों असंख्य पिंड हैं, ठीक है, और इनका भी पथ निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपना जो है रास्ता भटक जाते हैं, और जब ये रास्ता भटक जाते हैं तो ये ही हमारे जो है उल्कापिंड कहलाते हैं। बताएंगे इसके, जब ये किसी ग्रह से टकरा जाते हैं पृथ्वी की ओर को आ सकते हैं। जब पृथ्वी की ओर को आएंगे तो इनमें आग लग जाएगी, जब आग लगती है तो इनको उल्कास्म कहा जाता है, और जब ये नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं तो तब इनको उल्कापिंड कहा जाता है। अभी समझ लेते हैं। तो उल्काएँ अर्थात ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो उल्का क्या है, क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए, जब धूमकेतु चल रहा था उस, है ना, पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही जलने लगते हैं। ये टूटते तारे जैसे प्रतीत होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भी तारा टूट रहा है, उसमें मन्नत भी मांगते हैं बहुत लोग तो उससे, है ना। तो ये वो है, ठीक। आगे चलते हैं। उल्कास्म क्या है, जब उल्का पिंड पूर्ण रूप से जल जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं गिरते, वो कहलाते हैं उल्कास्म। उल्का पिंड क्या है, जब उल्का पूर्ण रूप से नहीं जलते और धरातल पर आकर गिरते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, और नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार इसको चैनल को थोड़ा अपग्रेड करवाओ भाई। ऐसे ऐसे आते रहेंगे वीडियोस, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। नोट्स की गति बनाने की थोड़ी धीमी है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आते रहेंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, सारे नोट्स आपको आ जाएंगे इसी तरीके से। और ये समझ लीजिए ज्योग्राफी तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और रहा है। चलिए, तो आगे जो इसमें हम पढ़ेंगे वो ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।